हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम PYQs करने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख ली, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। जस्ट एक कंडीशन है कि आपको कॉपी पेन लेकर साथ में सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले ना, मैंने मोस्टली स्टूडेंट को देखा है, हमारे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो वो जो कन्फ्यूजन है आपको नहीं होगी, हम इस तरीके से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका जो नाम है बहुत ही बड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इसके नाम से ही हम जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, ठीक है। तो वो तो आप लोग को पता चली गया होगा, अभी तो क्लास 10th का एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने क्या बोला था, पिछली वीडियो में भी देखा था, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। जैसे हम जो भी x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, ठीक है, कुछ भी, तो वो सभी हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे। a लिख दो, b लिख दो, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं कुछ भी अपने मन से फिल कर सकती हूँ। टू वेरिएबल मतलब सिर्फ दो ही वेरिएबल लेने हैं, तो हमने एक्स वाई ले लिया, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास इक्वल्स टू का यूज़ किया हो। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 3x + 5 = 0, तो ये इक्वल का साइन आ गया, इट मीन्स दिस इज इक्वेशन। लीनियर भी हमने पिछली वीडियो में किया था। लीनियर का क्या मतलब था, हमारे पास वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1। तो देखो ये हमारे पास x की डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, बट इसमें एक ही वेरिएबल है। इसने हमें क्या बोला है, टू वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x + 5y + 7 = 0, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास वेरिएबल्स की 1 है, और वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, 2। अभी उसने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर 2x + 9y + 8 = 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास बेसिकली हम इस तरीके के इक्वेशंस फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम उसे कैसे लिखते हैं, हम यहीं पर लिख लेते हैं ax + by + c = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें पेयर बनाना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो x और y तो हमारे पास सेम रहने वाले। ये जो उसके आगे हमने जैसे जो मैथमेटिकल हम नंबर्स यहाँ पर लगाते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो सकता है वो सेम हो, ठीक है। बट हम क्या मानेंगे कि इसमें हमारे पास A1 B1 C1 है, इसमें A2 B2 और C2 है हमारे पास, ओके। उसके बाद मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम इक्वेशंस बनाएंगे, या तो हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उससे हमें इक्वेशन बनानी होगी, देन उसे सॉल्व भी करना होगा। एक तरीके के क्वेश्चन तो ये बनते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनते हैं, कि इक्वेशन आपको दी हुई है, जस्ट आपको उसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो, जब हमने पिछला चैप्टर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, कि इस साइड में x की वो वैल्यू मुझे डालनी है कि ये किसके इक्वल आ जाए, इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ गए। अगर मैं x की वैल्यू इसमें ये डालूँ -5/3 + 5, यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो -5 + 5, तो इधर तो 0 चल रहा है, इधर भी 0 आ गया, तो 0 = 0 आ गया हमारे पास। इट मीन्स ये इसका क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी, -5/3, इस इक्वेशन का क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, कि जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, x और y की वो वैल्यूज जिसे हमारे पास क्या है, ये इक्वल्स टू के इस साइड जो भी हमारे पास नंबर है उसके इक्वल आए, ठीक है। और इसमें x और y की वो वैल्यूज लेनी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास ये दूसरी साइड की इक्वल आनी चाहिए। एक तरीका तो इसे रिप्रेजेंट करने का ये होता है, और दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कि जैसे a1x + b1y, और जो c वाली टर्म है वो दूसरी साइड हो सकती है, ठीक है, सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए। बट इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हमारे पास, हमने सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस की तरफ देखना है कि दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, दोनों की एक ही साइड होनी चाहिए। अगर एक इक्वेशन की
इस साइड है तो दूसरी इक्वेशन की वो कांस्टेंट टर्म इसी साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की यहाँ पर लिखिए दूसरी की इस साइड लिखिए, वैसा नहीं होना चाहिए। या तो दोनों राइट साइड होनी चाहिए या दोनों हमारे पास लेफ्ट साइड होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म। समझ लगी? तो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी होती हैं ताकि हमारे पास दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस है उनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आए। ओके, अभी जो इसका सोल्यूशन है, इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास मेनली दो तरीके हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अपने क्लास 9 में भी हमने किया हुआ है। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है, एक आपको एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो इनको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं साइड बाय साइड ही आपको समझा दूंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता क्या है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, उनका एंड सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वो वाली वैल्यूज जिनसे दोनों ही इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाए। ठीक है, और फिर हमने देखा कि उनका सोल्यूशन फाइंड कैसे कर सकते हैं। इसके दो मेथड है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में आगे हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। तो वो फैक्ट्स हमारे पास हैं क्या कि मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। एक हमारे पास ये है c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी हमारे पास b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो तरीके के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे हो सकते हैं, कि इक्वेशंस दी होंगी उन्हें सॉल्व करो इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के। एक हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन भी खुद ही बनानी होगी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है तो इक्वेशन पहले खुद बनाएंगे उसे सॉल्व करेंगे। और तीसरी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे बन सकते हैं, इस तरीके के, जैसे हमें दो इक्वेशन दे दी, इन इक्वेशन को देखकर बताओ कि इसका कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो बता रही हूँ बस उससे ध्यान से सुन लो। हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दी होंगी, अगर तो हमारे पास हमें सबसे पहले रेशो लेनी है इन जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अगर तो हमने रेशो ली a1 बाई a2, हमारा नॉट इक्वल्स टू आए b1 बाई b2 के, इट मीन्स हमने पहले ही देखा हमारी रेशो जो है वो इक्वल नहीं आई। तो हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब इन दोनों जो इक्वेशंस हैं उनका सिर्फ वन सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है। जैसे आपको पता हो कि अगर ये दोनों इक्वेशंस हमें बताती क्या है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशंस होती हैं, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी हमारे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आप प्लस वन में पढ़ोगे, पैराबोला की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है, उसी तरीके से इसे हम, ये लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो वन सोल्यूशन आएगा हमारे पास। वन सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा कि ये दोनों लाइंस, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, कम से कम लाइक एग्जैक्टली एक पॉइंट पर हमारे पास ये मीट होंगी। तो अगर हमारे पास वो दोनों लाइंस L1 और L1 और L2 किसी एक पॉइंट पर भी मीट कर रही हैं तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ओके, सेकेंड केस, अगर आपने देखा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की रेशियो इक्वल नहीं आ रही, तो आपको तभी पता चल गया कि सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पर हमारे पास। ठीक है, तो कौन सी लाइंस हैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड चीज, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी मेनली एक क्रॉस बनेगा हमारे पास। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर आपने देखा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल आ गए तो हम c1 बाई c2 की रेशो लेंगे। अगर ये हमारे पास c1 बाई c2 भी इक्वल आ गया, इट मीन्स हमारे पास क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे पास की रेशो सेम आ गई, तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। तो ये लाइंस हमारे पास कैसी होती हैं, यानी हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन ड्रॉ की L1 और फिर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की तो वो भी इसी के ऊपर ही ड्रॉ हो गई, तो दोनों L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर है, मतलब हर पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। तो ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए एक हमारे पास कंडीशन है कि एटलीस्ट वन पॉइंट पर तो मीट करना ही चाहिए, इसके तो सारे पॉइंट पर ये मतलब सेम है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है, अगर हमने देखा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ रहा है, ओके, नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो कि ऐसे हमारे पास ग्राफ है, एक लाइन L1 ऐसे है, एक लाइन L2 ऐसे है, मतलब ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या आ रही हैं, पैरेलल लाइंस है। आपको पता है पैरेलल लाइंस तो कभी भी जाकर नहीं मिलेंगी, तो वो अगर मिल नहीं रही तो कोई पॉइंट उनमें कॉमन नहीं आ रहा, जैसे इसमें एक पॉइंट तो कॉमन आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि मान लो आपको 2 इक्वेशंस दे दी, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म मिसिंग कर दी, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये दोनों लाइंस का है, वन सोल्यूशन है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपने A1/A2 और B1/B2 की रेशो ली और ये नॉट इक्वल आई, तो इट मीन्स क्या है, वन सोल्यूशन है। अगर ये रेशो इक्वल आ रही है, उसके बाद हमने C1 C2 की रेशो लेकर देखी, अगर वो भी इक्वल आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई है, ठीक है। अगर वो C1/C2 की रेशो नहीं इक्वल आई, इट मीन्स नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये था आपका सारे बेसिक्स। अभी हम फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। इससे आपको वो जो सोल्यूशन निकालना होता है ना कि इन हमारे पास इक्वेशंस का 3 मेथड, मैं तीनों मेथड से आपको करके बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। सो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। तो अगर हम इनको देखें तो ये तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी आएगी, ठीक है, हमारे पास 3x - 5y = 4 है। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कि हमारे पास जो x वाला पहले हो, देन y वाला, देन c वाला हमारे पास उस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर 9x को ऐसे ही रखें हम, ठीक है, और ये 2y इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2y = 7, ठीक है। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेथड हम लगाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना, मेथड 1 विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में फिल करना। देखो अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, हम इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 है, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 + 5/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन में से, मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, x की निकालो, y की निकालो, और उसे पुट किसे करना है, सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या है, 9, फिर उसके बाद x लिखा है, तो x की वैल्यू तो ये है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 4 + 5/3, उसके बाद -2y = 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो 3 के टेबल पर हो गया कैंसिल, तो 3 4 + 5y -2y = 7। और कुछ बच्चे ब्रैकेट्स तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो प्लीज़ जब भी वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, वरना क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो 4 3 12, 5 3 15, y -2y = 7, 12 + 13y = 7, 13y यहीं पर रह गया, 7 ये प्लस का उधर माइनस का हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, -5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -y/13। हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन ली, उससे कोई वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अब जो हमारे पास ये y की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है, उसने हमें यही बोला था इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालना। अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो y की वैल्यू आई है उसे हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन थर्ड। ये y की जो वैल्यू आई है आप उसे किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे हमारे पास सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे थर्ड इक्वेशन में पुट करो, आपकी मर्जी है। बट अगर हम थर्ड में पुट करेंगे तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे x = कितना था, 4 + 5y = 3। तो 4 + 5, y की वैल्यू है -5/13 ओवर हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पर x = 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25/13 × 1/3, देन x, तो यहाँ पर 13 4 × 52, 25 1/3, 37/13 1/3, सॉरी 27, तो 9, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था एक मेथड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसे दूसरी में पुट किया तो एक की वैल्यू आ गई, फिर से थर्ड इक्वेशन में पुट कर लिया। अभी सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, मेथड 2 एलिमिनेशन।
देखो इसमें हमारे पास ये दो इक्वेशंस होती हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना होता है, देखना है कि हमारे पास या तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या फिर y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो y के आगे लिखे हैं। तो उन दोनों में से हमें सबसे पहले एक को सेम करना है। तो हमें कौन सा ईजी रहेगा हमारे पास, हम y वाला कर लेते हैं सेम, ठीक है। क्या करना होगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 5 द 10 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 टू द 10 हो जाएगा। मेन काम तो हमारा ये है ना कि इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, 6x माइनस 10y एंड 8, यहाँ पर 45x माइनस 10y इक्वल्स टू 35। तो देखो ये कोफिशिएंट हमारे पास y के सेम हो गए। अभी हमें क्या करना होता है, हमें बताया कि अगर हमारे पास सेम चीज़ें हों, जैसे 5 हो, यहाँ पर हमारे पास था, मतलब देखो ये प्लस का 5 था और माइनस का 5 था, तो 0 आंसर आ गया था। तो हमें ये जो चीज़ें सेम है इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, बट ये तो दोनों हमारे पास माइनस के है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली सारी इक्वेशन है उसके पूरी के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम प्लस का बना देंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो ये अभी हमें असली जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके जो रियल साइंस है वो नीचे वाले हैं। तो ये प्लस का 10 और माइनस का 10 हो गया कैंसिल, ठीक है। माइनस का 10y और प्लस का 10y हो गया कैंसिल। अभी इसमें हमें क्या करना है, देखो ये बच गया हमारे पास 6x माइनस 45x। तो मतलब हमें पहले तो बिगर टर्म 45 है, तो वो माइनस का ही साइन आएगा हमारे पास, क्योंकि उसके आगे माइनस है। अभी हमने 45 में से 6 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 39x, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 8 माइनस 35। तो 35 में से 8 माइनस करने हैं, और किसका आएगा हमारे पास, माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 27 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 39x इक्वल्स टू माइनस 27, ये हो गया कैंसिल। तो x आ गया, ये 27/39 आ गया हमारे पास। अभी देखो किसी और टेबल पर जा रहे हैं, 3 के टेबल पर हमारे पास कैंसिल हो गए, 9 3 हमारे पास कितना होगा, 27 होगा, और ये 3 1 3 एंड 3 3 9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9/13। ओके, तो इसमें भी हमारे पास देखो x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर 9/13 ही आई थी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें भी आ गई। अभी हमें सेकंड उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हम उसकी क्या है, उसमें x की वैल्यू डाल देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x, आप किसी में भी डाल सकते हो। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरी के निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, चाहे फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, ठीक है। हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो 3, और यहाँ पर 9/13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो 9 3 27, 13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर माइनस 5y ऐसे ही, एंड ये 4 ये माइनस में चला जाएगा उधर, यहाँ पर प्लस में है 27/13। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 52 माइनस 27 माइनस 5y, तो कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, एंड देन ये 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा और माइनस का साइन भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ गया, तो माइनस तो हमारे पास था ही, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। तो इधर देखो यहाँ पर भी हमारे पास y की वैल्यू उतनी आई थी। तो ये हमारे पास 2 मेथड हो गए इसे सॉल्व करने की। और तीसरा मेथड हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना आ रहा है कि इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो सबसे पहले ना साइड में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा के उसका आंसर निकाल लिया करो, वो कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर हमारे पास क्या है, जो दोनों लाइंस होंगी, ये लाइन 1 और लाइन 2 हमारे पास कट होंगी। तो और उससे पहले कई बार हमें ये भी बताया होता है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि अगर ये दोनों का सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तभी आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ये तो वैलिड पॉइंट है कि अगर हमारे पास या तो ये दोनों एक पॉइंट पर कट होंगी तो ग्राफ बनाने का मतलब है, दूसरा हमारे पास क्या है, उसका सोल्यूशन तभी फाइंड होगा अगर ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो ग्राफ बनाने का मतलब है। अगर थर्ड केस आ गया कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और बोला है कि इसका सोल्यूशन फाइंड करो, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी पॉइंट पर कट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हम सबसे पहले क्या कहते हैं, ये तो आप लोग को सबको आता ही होगा, ग्राफिकल मेथड इसमें हमें क्या करना है, एक्स बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिखना है, यहाँ पर वाई लिखना है, ठीक है। और सेम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक इक्वेशन 1 के लिए, एक इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 1 हमारी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4।
इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। एक बार x में 0 पुट कर देना है यहाँ पर। जब हम x में 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो गया, माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 4/5 आ रही है, ठीक है। और दूसरी बार y में 0 पुट कर देना है। जब हम y में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी 4/3। तो इसे पॉइंट्स में कैलकुलेट करना, ठीक है। और फिर हमारे पास इसमें भी जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी y की, सॉल्व करके देख लेना कितनी, y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 7/9। तो इसमें पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ होंगी और उन्हें x एक्सिस और y एक्सिस पर जो भी आप बनाना, और आपका फिर सोल्यूशन आ जाएगा जब जिस पॉइंट पर ये दोनों कट होंगी। और जिस पॉइंट पर ये दोनों कट होंगी ना, वो एग्जैक्ट सही पॉइंट होना चाहिए, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से कर रहे हो। अभी हमने जब एलिमिनेशन से किया तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 9/13 और y की वैल्यू होगी माइनस 5/30। मतलब y नेगेटिव होगा और x हमारे पास पॉजिटिव होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं ये कट होंगी। तो वो वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के वो निकाल लेना कि वो कौन से पॉइंट है यहाँ पर ये एक्चुअली कट होंगे। तो उसके बाद ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से 2-4 पॉइंट भरना और वहाँ पर लाइक कर देना कि हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में लग रहा होगा। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका सोल्यूशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। तो वो हमारे पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक के ऊपर एक लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या थी, a1/a2, मतलब सभी इक्वल होने चाहिए हमारे पास, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो ये y का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है, ठीक है। तो हम कर देंगे, हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं तो कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अभी यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ लगा हुआ है 2। a2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में x के आगे लगा हुआ है, तो 2a। और b1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर 3 और नीचे हमारे पास ये a+b। c1 हमारे पास कितना आएगा 7। अभी देखो दोनों जो है c1 c2 हमारे पास राइट साइड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों लेफ्ट साइड में होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राइट में और दूसरा लेफ्ट में, दोनों इक्वल्स की राइट साइड है, देन इट्स ओके। तो 7/28। तो अभी हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब इन तीनों को आप एक साथ में कंपेयर तो नहीं कर सकते, तो हमें दो दो के पेयर में करना होगा। सबसे पहले हम इसे और इसे साथ रख लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/a इक्वल्स टू 7/28। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 28/7 एंड ये 4 पर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 हमारे पास, ओके। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो 3/a+b इक्वल्स टू 7/28। तो a की वैल्यू मुझे पता है कितनी 4, तो ये क्या हो गया 3/a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 4 + b 7/28। तो ये 7×4 = 28, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो ये हमारे पास अभी क्या हो गया 3/4 + b इक्वल्स टू 1/4। तो क्रॉस करेंगे इन्हें, तो हमारे पास 4 × 3 = 12 एंड 4 + b, देन b यहाँ पर आ गया 12 - 4, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 8। तो a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन था आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देख के ना बहुत से स्टूडेंट को तो हार्ट अटैक आने वाला हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर उन्हें ये क्वेश्चन बहुत बेकार लगता है। बट एक बार आपने समझ लिया ना कि इसमें चीज़ क्या करनी है, तो आपको कभी ये बेकार नहीं लगेगा, कभी इससे डर नहीं लगेगा। आपको बस ये देखना है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस आ जाए, स्पीड आ जाए, टाइम आ जाए, कि कौन सी चीज़ है वो चेंज नहीं हो रही। अभी आप लोग बताना इसमें कि क्या चीज़ है वो चेंज नहीं हो रही। तो उसमें क्या बोला है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है हमारे पास, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक ट्रेन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस, मान लो यहाँ से उसे यहाँ तक जाना है, ठीक है, एक डिस्टेंस उसे कवर करना है, तो डिस्टेंस मान लो d विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है x, ठीक है, एंड उसका एक प्रॉपर टाइम होगा, उसे हम मान लेते हैं y, ओके। उसके बाद अभी उसने सिचुएशंस दी हैं 2, तो उन 2 सिचुएशंस में से हमारी 2 इक्वेशंस बनेगी। अभी उसने बोला इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम।
अभी देखो डिस्टेंस तो ट्रेन ने उतना ही कवर करना है, ठीक है हमारे पास, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा इस कंडीशन में। उसने बोला इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर, इट मीन उसकी स्पीड क्या होगी, अभी 6 किलोमीटर इंक्रीज होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी x+6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, और टाइम कितना हो गया 4 आवर्स लेस, तो टाइम हो गया y-4। पहले टाइम y लग रहा था, अब y-4 क्योंकि 4 घंटे हमारे पास कम लग रहे हैं। ओके, उसके बाद अभी एक और कंडीशन है, उसमें क्या बोल रहे हैं ये, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर ट्रेन स्लो है बाय 6 किलोमीटर, अभी डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, अभी ट्रेन होगी स्लो, 6 किलोमीटर स्लो हो गई, तो ये पहली स्पीड x थी तो x-6 हो गई अभी। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो उसे 6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब टाइम में 6+ हो गया। तो ये 3 कंडीशंस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, कितनी लेंथ है हमारे पास। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी, तीनों कंडीशन में डी सेम रह रहा है। तो सबसे पहले हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। कोई भी तरीके से आपको बस ये रिलेशन याद रखना है कि या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, किसी भी तरीके से याद रख लो हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे जो हमने यहाँ पर बनाया है कि हमारे पास सबसे पहला जो डिस्टेंस था, ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले में स्पीड हमारे पास x थी, टाइम हमारे पास कितना था, y था। ओके, अभी हम सेकंड सिचुएशन इसमें बोली है, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, ट्रेन को जाना तो उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक है। स्पीड कितनी होगी x+6, क्योंकि इसके फॉर्मूले स्पीड इनटू टाइम है ना, और टाइम कितना है y-4। अभी हमारे पास थर्ड केस में डिस्टेंस फिर उतना ही कवर करना है, लेकिन स्पीड कितनी होगी अभी x-6, और टाइम कितना हो गया मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम है y+6। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अभी इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड है हमारे पास, ये थर्ड है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर थर्ड वाले को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू, पर x ऐसे लिख लो, उसे पूरी ब्रैकेट के साथ, देन +6 उसे पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, xy-4x + 6y-4। तो ये हमारे पास अभी इक्वेशन आ गई। तो मुझे एक चीज़ और पता है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है x और y की फॉर्म में, वो कितनी है x × y। तो क्या मैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारा सेकंड वाला, उसमें मैं d की जगह पर xy लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही कवर करना है तीनों कंडीशन में, तो हम लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों प्लस प्लस क्या है, उस साइड जाएगा तो माइनस का होएगा, तो कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, -4x + 6y = -4। ये x वाले को थोड़ा पॉजिटिव कर देंगे, मतलब पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि x को पॉजिटिव बनाना है तो अकेले x वाले का साइन चेंज कर दिया, नहीं, अगर साइन चेंज होंगे तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। जैसे हमने एलिमिनेशन में भी किया था, उसे नीचे जिसमें रखा था तो उसके पूरी इक्वेशन के साइन हमने रिवर्स किए थे ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4x - 6y + 4 = 0। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 4 द 24 आना था, तो मैंने गलती से 4 ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। जब भी करना है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, माइनस साइन चेंज करना है, तो पूरी इक्वेशन को ही करना है। पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x - 3y, और 24 कितने पर जाएगा, 1 to 12 पर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमें इक्वेशंस दी हुई थी और हमें बोला था जी इसका सोल्यूशन फाइंड करो, जिसमें मैंने आपको तीनों मेथड से बताया था कि कैसे करना है। इसमें हमारे पास इक्वेशंस खुद बनाओ, देन उसका सोल्यूशन फाइंड करो। अभी हम थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम डी की वैल्यू xy लिख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, x यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंदर भी हमने -6y लिखा। तो xy = xy + 6x - 6y - 36। तो xy से xy कैंसिल हो गया, और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इसे हम पूरी इक्वेशन को 6 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया x - y - 6 = 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो मर्जी मेथड लगा लो, यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो उसके लिए हमारे पास या तो x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए या तो y के। तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम करने का ट्राई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट x का 2 है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 2x हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अभी लिखते हैं हम, तो उसके बाद कोफिशिएंट सेम करने के बाद हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास जो जिसके हमने कोफिशिएंट सेम किए उनकी जो साइंस हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। बट यहाँ तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया कैंसिल आउट, और प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 2y y, एंड देन प्लस 12 और 12 हमारे पास कितना हो गया 24। तो y को हमने क्या माना था कि y हमारा है टाइम यहाँ पर। तो हमारे पास y कितना हो गया 24 आवर्स, क्योंकि आवर्स में बताया था। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू पुट कर दो। तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो y है हमारे पास 24 इक्वल्स टू 6, तो वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x आ गया हमारे पास 30। तो x हमारे पास क्या था, स्पीड, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। तो उसने वैसे हमें पूछा क्या था, टोटल लेंथ कितनी है जर्नी की। तो लेंथ मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है 30, टाइम हमारे पास कितना है 24 आवर्स। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 720 किलोमीटर। तो ये था आंसर हमारे पास। ओके, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या बोला है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर हैं, उनका हमने डिफरेंस मतलब माइनस किया और उसका हाफ किया, तो वो 2 के इक्वल है। सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। अक्सर इसमें बच्चों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने बोला था स्पीड x है, टाइम y है, तो x और y लेट किसे करना है। तो आपको लास्ट लाइन अच्छे से पढ़नी है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स फाइंड करने के बोला है ना, दो नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस है, उनका सम की बात की है, तो इट मीन्स नंबर्स को ही x y लेट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है x, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है y। अभी फर्स्ट लाइन रीड करते हैं हम, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। सबसे पहले लेना है डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उन्हें बोला है हाफ ऑफ द डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस ले लिया, उसका करो हाफ, मल्टीप्लाई 1/2। ओके, किसके इक्वल है, इज 2। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस वाई, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कैसी हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी, सम ऑफ ग्रेटर नंबर। हम मान लेते हैं कि जो x है वो ग्रेटर नंबर है, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2 टाइम्स y, उनका सम कितना है 13। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अभी दोनों में से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से कोई सा भी मेथड लगाओ और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है और इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत नहीं है, तो हम सॉल्व कर लेंगे सीधा, क्योंकि कोफिशिएंट तो हमारे पास सेम ही है। सॉल्व द इक्वेशंस 1 and 2। तो यहाँ पर x माइनस वाई 4 है और वहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 13 है। दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन हमें करने पड़ेंगे चेंज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 13 में से 4 हमें माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ गया 9, और साइन आएगा हमारे पास बिगर टर्म का, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो y हमारे पास है 3, मतलब ये जो सेकेंड नंबर है वो हमारे पास 3 है। तो अभी फर्स्ट नंबर भी फाइंड करना है। तो जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हम किसी में भी पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 6 इक्वल्स टू 13, एंड देन x प्लस 13 माइनस 6, तो हमारे पास कितना आ गया 7।
एक नंबर हमारे पास 7 है, जो ग्रेटर नंबर हमने माना था कि x है वो 7 है और y 3 है। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो उसने क्या बोला था, अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी उनमें हम पुट कर वेरीफाई कर सकते हैं। तो x हमारे पास था 7, तो यहाँ पर 7 + 2 देन y हमारे पास कितने हैं 3। देखो ये 13 के इक्वल आ रहा है या नहीं, तो 7 + 6 = 13 देन 13 = 13। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इट मीन्स हमने सही किया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बस इसमें 3 तरीके के सम मैंने आपको बोले हैं। एक तो इक्वेशन दी होंगी, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखो एलिमिनेशन की, सब्स्टिट्यूशन की। सेकंड, हमारे पास मोस्टली जैसे क्वेश्चन आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इक्वेशन भी खुद ही बनाओ एंड देन उसे सॉल्व करो, ठीक है। आगे हमारे पास है थर्ड टाइप की, जिसमें हमें बताना होता है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशंस है, एक ऑप्शन गायब कर देते हैं, तो उसे फाइंड करना होता है वो कंडीशंस लाके A1/A2 = B1/B2, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करो एंड वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।